हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे में एएलपी का जॉब जो है कैसे हम पा सकते हैं और पूरा डिटेल जो है इसमें मैं बताऊंगा। और हर एक पॉइंट से रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो जो वीडियो मैं वहाँ पे रेफ़र करना होगा तो मैं वो बता दूंगा कि वो वीडियो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो हाउ टू अप्लाई, इस जॉब के लिए कैसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी इसकी वैकेंसी आती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इसकी वैकेंसी आती है और ऑल ओवर इंडिया के मतलब कंबाइन जो है वैकेंसी आएगा और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतना छोटा वैकेंसी होता नहीं है। और मैं चैनल पे भी जो है उसका बता दूंगा कब इसकी वैकेंसी जब भी आएगी। तो और दूसरी बात जो है कोई इसका फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि हर साल में यह वैकेंसी इसकी आती है या फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद, कोई इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो एकदम कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि कब इसकी वैकेंसी आएगी। 2014 में करीब वैकेंसी आई थी और 2018 में वैकेंसी आई। अब जो है अभी तक जो है 2018 की वैकेंसी का ज्वाइनिंग अभी तक हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसका कंफर्म कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जब भी आएगा वैकेंसी मैं चैनल पे बता दूंगा जब भी। तो जब भी वैकेंसी आएगी आप इसको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन को लेकर के, सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसमें सबसे जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है 10+ ITI का। जो लोग 10 और ITI किए हुए हैं वो लोग इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है और ये वो लोग जो है एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। उसके अलावा जो है डिप्लोमा भी इसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा हो या पॉलीटेक्निक दोनों जो है एक ही बात है। उसके बाद से बीटेक जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। अब इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं पूरा डिटेल अगर आपको देखना है तो आप क्या करिएगा, गूगल पे जो है CEN 2018 टाइप करके जो है उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांच जो है इसमें एलिजिबल हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ITI में देखिए जो है जनरली सभी ब्रांच जो है इसमें एलिजिबल हैं। इसमें एक आध ब्रांच ऐसा है जिसका कोर्स जो है 1 साल का है। जनरली जो है ITI 2 साल का होता है, लेकिन एक आध ब्रांच इसमें ऐसे हैं जिसका कोर्स जो है 1 साल का है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ऐसा मत समझिएगा कि 2 साल नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद से जो है 12th में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपने PCM से लिया है या फिर कॉमर्स से किया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने अगर ITI किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद से डिप्लोमा जो है आपने जो है जितने भी ब्रांच हैं उससे किया है तो एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट जो है देखिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो इसमें एलिजिबल नहीं है, IT ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी मैकेनिकल से के सब ब्रांच जो है या फिर मैकेनिकल आपने किया है, ऑटोमोबाइल से किया है तो इलेक्ट्रिकल से किया है, EN से किया हुआ है, तो वो सब जो है इसमें एलिजिबल हैं। और उसके बाद से सेम जो है बीटेक की तरफ, बीटेक में भी ऐसा ही है, कंप्यूटर साइंस है, IT ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये सब जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी मैकेनिकल के ब्रांच हैं जो और इलेक्ट्रिकल के जो सब ब्रांच हैं या फिर इलेक्ट्रिकल है, ये सब लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। तो वो आप CEN 2018 वाला देखिएगा डाउनलोड करके, उसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप उसमें जो है देख सकते हैं आपका ब्रांच है कि नहीं और आप लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। जनरली जो है मैंने मोटे तौर पे यहाँ पे बता दिया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोसीजर किस तरह से होता है और मेडिकल। सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम प्रोसीजर जो है यहाँ पे 3 स्टेज से होगा। सबसे पहला होगा CBT 1, ये होगा सिर्फ क्वालिफाइंग और इसमें जो है कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जनरली जो है फिजिक्स जो GK का पोर्शन होता है और एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग होता है, ये सब चीज़ें इसमें सिलेबस में रहती हैं। उसके बाद से जो है इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई करने के बाद जो है CBT 2 जो है एग्ज़ाम होता है। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि पहले जो है जोन वाइज जो है एग्ज़ाम होते थे और जोन वाइज जो है वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अभी क्या है एक साथ जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी निकलता है। लेकिन आप जो है पहले से ही पर्टिकुलर किस जोन में आपको ज्वाइन करना है वो आप सेलेक्ट किए रहते हैं, तो उसी जोन में आपकी फ़ाइट रहती है और अदर जो है किसी जोन से आपका कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये सब जो है बातें आपको ध्यान देनी होगी। CBT 2 में आप देखिए जो है 2 पेपर होते हैं, एक होता है पार्ट A और दूसरा होता है पार्ट B। दोनों एक ही साथ बैठे हो जाता है। मतलब क्या है ना, क्या है मतलब क्या है, कोई बीच में गैप नहीं रहता। 10-15 मिनट का गैप रहता है जब आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। जब पार्ट A आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 10 मिनट गैप के बाद जो है 15 मिनट गैप के बाद पार्ट B भी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट A में देखिए क्या होता है कि सेम जो है CBT 1 का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। इसमें जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद से जो है इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसमें जुड़ जाएगा, जिसमें जनरली जो है 12th के जो सिलेबस हैं वो सब पूछे जाते हैं। बेसिक सिलेबस 10th का ही मतलब सिलेबस है, वो पूरा दिया रहता है। आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है वीडियो, वो लिंक मैं दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से जो पूरा नोट्स था वो मैंने पढ़ लिया था वहाँ से।
मोस्टली इसमें जो चैप्टर होते हैं वर्क पावर एनर्जी हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और वर्क पावर एनर्जी हो गया, इस तरह से जो कॉमन चैप्टर होते हैं बेसिक फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है पार्ट ए में जो CBT 2 का पेपर होता है। CBT 1 आपका जो है 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का पेपर रहेगा। जो CBT 2 होगा इसका पार्ट ए जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का ये पेपर होगा। पार्ट बी सेम जो है देखिए 75 क्वेश्चन रहेंगे और ये 60 मिनट का पेपर होगा। पार्ट बी यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग है और इसको जो आपको क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप जो है पार्ट ए के लिए मतलब एलिजिबल नहीं होंगे, आप जो है यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो मेरिट होगी वो पार्ट ए के नंबर के आधार पे बनेगी। बाकी इसके अलावा जो है इसके बाद जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं CBT 2 भी तो आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको पास करना एकदम कंपलसरी है और इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन इससे जो है जो नंबर होता है उसमें ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत होगा तो 0.5 या 1 नंबर के आसपास का फ़र्क पड़ जाएगा। आप सोचें कि पार्ट ए में आपका नंबर कम है और आप चाहें तो साइको में नंबर बूस्ट करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइको में सिर्फ पासिंग मार्क ही ज़्यादातर हो पाता है और 1-2 नंबर का ही अंतर पे जो है सारे लड़कों के मार्क्स रहते हैं इसमें। तो साइको से रिलेटेड मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पूरा जो चैप्टर है 5 बैटरी टेस्ट जो भी हैं उसमें आते हैं वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर है। इन सब चीज़ों के बाद जो है मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो पार्ट ए के नंबर है उसी के आधार पर बनेगी और उसके बाद से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है मेडिकल का प्रोसीजर यहाँ पर होता है। अब देखिए मेडिकल जो है मेरा किस तरह से हुआ था वो मैंने बताया हुआ है, पूरा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जो है डिटेल आप देख लीजिएगा, एक एक चीज़ का जो है डिटेल मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। मेडिकल में देखिए सबसे मोटा आपको ध्यान देना है कि 6/6 जो है आपका जो है आँख होना चाहिए। अब 6/6 जो है आपको कैसे पता चलेगा, तो जो भी आप नज़दीकी कोई भी आई केयर सेंटर होगा वहाँ पर आप जा करके चेक करा लीजिएगा। 6/6 जो है दोनों आँख आपका होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी ग्लासेस जो है आपको यूज नहीं करना है वहाँ पे। 6/6 जो है विदाउट ग्लास जो है आपका आँख होना चाहिए विजन, और यही जो है सबसे मेन डिफ़िकल्ट है और इसी की जांच जो है कई बार होती है अच्छी। और कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद से जो है जो भी चेकअप होते हैं, एक्सरे होता है, ECG होता है, ब्लड सैंपल टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, ये सब सारे टेस्ट होते हैं। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ कि क्या क्या टेस्ट हुआ था, तो वो लिंक आप नीचे मैं दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे जा करके। उसके बाद से चौथा जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग प्रोसेस। मेडिकल हो गया आपका तो फाइनल पैनल लिस्ट आपकी निकलेगी और ज्वाइनिंग में क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो जो भी ट्रेनिंग मेरा कैसे हुआ था वो भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप लिंक जो है मैं दे दूँगा, वो वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद से जो पैनल लिस्ट निकलेगी उसके बाद से ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी। किसी भी एक आपके जो जोन होगा उसकी जितने भी लॉबी होती है किसी एक लॉबी में आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। वो आप पहले बात जो है कि जो जिस जोन में आपने भरा है उसमें जितने भी डिवीज़न होते हैं वो डिवीज़न जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जो है आपको चूज़ करने के लिए प्रायोरिटी देने के लिए ऑप्शन मिलता है। आपके नंबर के आधार पे जो है वो डिवीज़न आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आपकी जैसी आपकी मेरिट रहेगी उसी आधार पे। और उसके बाद से लेकिन लॉबी जो है वो लोग डिसाइड करेंगे किस लॉबी में आपको भेजना है, क्योंकि ये जो है रिक्वायरमेंट के आधार पे जो है लॉबी जो है डिसाइड की जाती है। उसके बाद से फैसिलिटी जो है 5वां पॉइंट है। फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलती है, जो भी गार्ड को जो फैसिलिटी मिलती है जब भी आप रनिंग के ड्यूटी के दौरान होते हैं तो आपको खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, जो भी अगर आप आउट स्टेशन पे जाते हैं तो वो सभी चीज़ें जो है आपको फैसिलिटी में मिलती है। और बाकी जो अदर फैसिलिटी आपको मेडिकल की हो गई और जो भी अलाउंस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं जो जनरली सभी रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। 6 नंबर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनके पास जो और कोई ऑप्शन है। बाकी अगर किसी के पास जिनके पास ऑप्शन नहीं है किसी अदर जॉब के लिए तो ये पॉइंट जो है मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है जॉब, और अगर आप ये जॉब पा जाते हैं तो आप अगर आपके पास कोई और जॉब क्विट करने का चांस है तब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ वैसे क्या क्या एडवांटेज है इसमें। एडवांटेज सबसे बड़ा इसमें एक ही चीज़ है, वह है सैलरी। सैलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1900 पे ग्रेड पे जो है इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी 1900 पे ग्रेड पे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इसमें किलोमीटर अलाउंस आपको मिलता है और इसी आधार पे जो है इस पे ग्रेड पे सैलरी अच्छी खासी पहुंच जाती है। तो यही सबसे ज़्यादा इसमें एडवांटेज है। और जब तक आप ALP पीरियड में हैं तब तक आपको जो है समय
अच्छा खासा मिलता है। किसी अदर जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ियाँ कम चलती हैं तो आपकी ड्यूटी 2 दिन बाद भी लगती है, 3 दिन बाद भी जो है ड्यूटी आपकी लगती है। लेकिन कई जगह कई स्टेशन ऐसे हैं, जैसे एनआर में हो गया, दिल्ली में हो गया, इस तरह से जगहों पे जो है ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे ट्रेनें थोड़ा कम चलती है, जम्मू में है, आसाम गुवाहाटी में है, और ऐसे दूरस्थ मतलब जो दूर एरिया है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ पे ट्रेनें थोड़ा कम चलती हैं और आपको समय एकदम भरपूर मिल जाता है किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये सब इसमें एडवांटेज है। डेली आपको जो है ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, जब आपकी ड्यूटी लगेगी तभी आपको जाना है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपको ड्यूटी के लिए कभी भी कॉल आ सकती है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब जहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल उनका बना रहता है, कभी भी रात के 12 बजे हो गया, 1 बजे, 2 बजे सुबह में भी ड्यूटी लग जाती है। तो उस समय थोड़ा खाना की पैकिंग करना और जग के तुरंत तैयार होना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। नींद में गाड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर नींद पूरी नहीं है तो रात में रास्ते में नींद भी आ सकती है आपको। हर समय जो आपको जो है प्रिपेयर रहना है ड्यूटी के लिए, कभी भी आपकी जो है कॉल आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। कभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है या फिर धूप है, रात में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा का मौसम है, उस समय भी आपको जो है ड्यूटी के लिए कॉल आ सकती है और आपको जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है। लेकिन ये ऑप्शन तभी मायने रखते हैं जब जो है आपके पास कोई दूसरा जॉब का ऑप्शन हो, तब जो है ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का, फीमेल एम्प्लॉय के लिए जो है कैसा ये जॉब है। तो फीमेल एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, जब भी अगर मान लीजिए रात में ड्यूटी लगती है तो। लेकिन इनका जो है ड्यूटी मैं देखता हूँ कि रात में नहीं लगती है, जनरली जो है इनका ड्यूटी जो है दिन में लगाया जाता है और बहुत बड़े सेक्शन में इनकी ड्यूटी नहीं लगती है। तो ये सब थोड़ा सा सुविधा है इनके लिए। बाकी लेकिन अगर मान लीजिए अगर रास्ते में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कभी मान लीजिए कोई पार्ट ख़राब हो गया या फिर किसी चीज़ से गाड़ी टकरा जाती है, तो उस समय लोको पायलट और के साथ जो है सिर्फ सहायक ही होता है, तो उस समय थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो बाकी और चीज़ों के लिए तो ये जॉब सही है। और कई लोग जो है इस 2018 वाले वैकेंसी में बहुत सी जो लड़कियां हैं वो आई हुई हैं, जॉब कर भी रही हैं और उनको उतना ज़्यादा खास डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हो रही है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप इसको छोड़ करके दूसरे जॉब में क्विट कर जाइएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप जो है इस जॉब को ले सकते हैं। 8 नंबर है, इसमें प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं। तो प्रमोशन जो कि देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एलपी के थ्रू ही इसमें ज्वाइनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे जो है लोको पायलट मेल पैसेंजर गाड़ियाँ चलाने लगेंगे, ऐसा कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है। एलपी के बाद सीधे उसके बाद से लोको पायलट गुड्स ट्रेन होते हैं आप, उसके बाद से लोको पायलट मेल के ड्राइवर आप होते हैं और उसके बाद से जो है इसी में अगर क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो आप लोको इंस्पेक्टर भी हो जाते हैं। तो सभी स्टेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया इसमें निर्धारित हैं। तो इस तरह से जो है इसमें प्रमोशन होता रहता है और पे ग्रेड भी आपका बढ़ता जाता है, 4200 पे ग्रेड तक जो है पहुंच जाता है और सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी इसमें बन जाती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी लोग जो है इसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो सैलरी जो है इसमें देखिए, स्टार्टिंग में जो है 1900 पे ग्रेड पे जो है सैलरी इसकी स्टार्ट होती है और सभी जो है ट्रैवल अलाउंस हो गया, होम रेंट अलाउंस हो गया, डीए हो गया, महंगाई भत्ता और ये सब किलोमीटर अलाउंस मिला करके जो है आपकी सैलरी कम से कम जो है 30K के आसपास बन जाती है। सैलरी से रिलेटेड मैंने पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं लिंक में दे रहा हूँ, आप अलग से उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने सैलरी स्लिप भी दिखाया हुआ है। तो 30K के आसपास अराउंड बनती है, कई लोगों का 50,000 के आसपास भी बनता है। वो किस लिए बनता है कि किलोमीटर अलाउंस जिनका ज़्यादा होगा, जो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगे उनका जो है किलोमीटर अलाउंस ज़्यादा बनेगा और उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा बन जाएगी। तो बेसिकली मिनिमम कहा जाए तो 30 या फिर 28K के आसपास जो स्टार्टिंग हो जाती है। और मैंने उसमें उस वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती थी और पहली ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सब चीज़ें जो है बताना थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मोटे तौर पे जो है आप समझ जाइए कि करीब जो 30K के से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ज्वाइनिंग के समय। और हो सकता है अगर आप ज़्यादा ट्रेन चलने वाले एरिया में हैं तो आपकी सैलरी 50,000 के आसपास भी जो है स्टार्टिंग में बन सकती है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर रहे थे, तो उसको इसमें बता देता हूँ। एक लोगों ने मैसेज किया था कि एएलपी से लेकर के लोको पायलट बनने तक में कितना समय लग जाता है। तो देखिए, समय कम से कम मान के चलिए 6 साल से ज़्यादा ही लग जाता है कि मिनिमम। कई लोगों को मतलब 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कम से कम जो है 6 साल 7 साल से ज़्यादा समय लग जाता है एएलपी से लोको पायलट बनने में। तो इस दौरान जो है सहायक के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। किसी अदर जॉब के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो समय मिल जाता है, लेकिन कम से कम 6 साल से 7 साल से ऊपर ही जो है आपका टाइम लग जाएगा लोको पायलट बनने में, वो भी गुड्स, लोको पायलट गुड्स बनने में। और मेल पैसेंजर बनने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, करीब 20 साल से ऊपर भी समय आराम से उसमें लग जाता है। और एक लोगों ने पूछा था कि गुड्स गार्ड और एएलपी में कौन सा जो है जॉब बेस्ट है।
तो मैं यही कहूँगा कि गुड्स गार्ड की जॉब जो है अच्छी है, कम से कम एलपी की तुलना में, क्योंकि एलपी में थोड़ा सा जो है कि शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और फ्रंट सीट पे आप बैठे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। और सैलरी भी गुड्स गार्ड की ज़्यादा है, स्टार्टिंग में 2800 पे ग्रेड पे इनकी सैलरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे जॉब है। और एलपी जो है आईटीआई बेस पे जो है ये जॉब है, तो सैलरी भी इसकी स्टार्टिंग में कम मिलती है। तो इन दोनों के कंपेरिजन में गुड्स गार्ड जो है जॉब बेहतर है। अगर आप गुड्स गार्ड बन जाते हैं तो आप गुड्स गार्ड को ही जो है चूज करिएगा। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी है @thestudent.study, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।